नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रूसी क्रांति के बारे में कि जो रूस की क्रांति थी वो क्या थी, यह किन कारणों से हुई थी और उसके क्या परिणाम थे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी, वैसे तो इसके कई कारण थे, लेकिन इनमें से कुछ मुख्य कारण थे कि अर्थव्यवस्था का खराब होना, किसानों और मजदूरों की खराब स्थिति तथा निरंकुश शासन का अत्याचार। ये सभी कारणों की अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला जो आता है रूस की क्रांति का कारण, वो है निरंकुश राजतंत्र। रूस में जो था वो निरंकुश शासन हुआ करता था। निरंकुश शासन का मतलब होता है ऐसा शासन जिसमें राजा सिर्फ अपनी मनमानी करता है। तो यहाँ का राजा सिर्फ अपनी मनमानी कर रहा था, जनता का शोषण हो रहा था, राजा जो था वो भ्रष्ट हो गया था, यहाँ की नौकरशाही व्यवस्था भी भ्रष्ट हो चुकी थी। जार निकोलस वन के शासन में क्या हुआ था, निरंकुशता जो थी वो अपने चरम सीमा पर पहुँच गई थी, यानी अब लोगों से सहन नहीं हो रहा था, जिससे लोगों में उग्र भावना आ गई थी। इसी में जो इसका अगला कारण आता है वो है सामाजिक तथा आर्थिक विषमता। हुआ क्या था कि उस दौरान समाज में काफ़ी सामाजिक विषमता देखने को मिल रही थी, यानी समाज में काफ़ी सामाजिक भेदभाव होता था। सबसे ऊपर पादरी अपने आप को रखते थे, उसके बाद जो दर्जा होता था वो सामंतों का होता था, और सबसे लास्ट में किसान होता था। किसान की स्थिति बहुत ही दबी कुचली थी, उनका बहुत ही शोषण होता था, जिससे सारे किसान तनाव में आ गए थे, उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी। इसी सामाजिक तथा आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए उन्होंने ये आंदोलन का सहारा लिया। इसके बाद आता है किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों की दयनीय स्थिति, जैसे मैंने बताया, उनके साथ विषमता होती थी, भेदभाव होता था, लेकिन इसके अलावा किसानों की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। रूस में सबसे ज़्यादा किसान मौजूद थे, किंतु उनकी स्थिति एकदम अत्यंत दयनीय थी। उनके पास भूमि थी नहीं, 67% हिस्सा जो था वो अमीर वर्गों के पास था और बाकी 13% चर्च के पास था। ले दे के उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। इसलिए किसान जो होते थे वो खेतों में मजदूर की तरह काम करते थे, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, जिसके अंतर्गत उसके किसानों के अंदर विद्रोह की भावना आती गई। इसी में हमारा अगला आता है श्रमिकों की दशा। वहाँ पर जो श्रमिकों की श्रमिक यानी जो लेबर होते थे, उनकी दशा बहुत ही ख़राब थी। रूस में औद्योगिकरण देरी से हुआ था, लेकिन सीमित था। अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी निवेश के कारण विदेशी पूंजीपतियों ने केवल अपने मुनाफे पर ध्यान दिया, यानी कि जो वहाँ के उद्योगपति होते थे, मालिक होते थे कंपनी के, वो केवल अपना फ़ायदा देखते थे और मज़दूरों का खूब शोषण करते थे। मज़दूरों के लिए वहाँ पे कोई भी काम करना आसान नहीं था, उनके लिए काम करने के घंटे निश्चित नहीं थे, उनकी कोई सुविधाएं नहीं थी, केवल उनका शोषण होता था। इसके अलावा बात करें बौद्धिकों की भूमिका, उस समय कई चिंतक निकल के आ रहे थे जिन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया। विचारक और लेखक ने रूस की जो जनता थी उसको जागरूक करने का काम किया और उनमें राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया, जिससे उनमें देश के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। इसमें सबसे बड़ा एक और कारण आता है, वो है रूस और जापान का युद्ध। जब जापान ने चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर क्या किया, आक्रमण किया, तो इसी दौरान रूसी सेना भी उससे भिड़ गई और रूसी सेना पराजित हो गई, जिससे राजतंत्र कमज़ोर हो गया। अब लोगों के पास ये मौका था कि वो राजतंत्र पे हमला बोल दे और लोकतंत्र को ले आए। तो यही भी कारण था जिससे रूस में क्रांति हुई। अगला आता है इसके तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण वो होता है जो उस समय का मेन कारण हो युद्ध के लिए, ठीक है। तो इसमें तत्कालीन कारण में माना जाता है कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और तभी भी रूस ने उस युद्ध में भाग ले लिया, जिससे उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। रूस ने बड़ी मात्रा में सैनिकों की भर्ती की, लेकिन उनको हथियार उपलब्ध नहीं दिए, उनको वेतन नहीं दिए, जिससे क्या हुआ, सैनिकों में असंतोष बढ़ गया, उनमें गुस्सा आ गया। उनको परिवहन के संसाधन नहीं दिया गया, युद्ध कार्य में उनको लगा दिया गया, उनको कई प्रॉब्लम आई युद्ध में और उसके लिए कोई उसका निपटारा नहीं किया। यही नहीं, जब आर्थिक संकट आया 1916-17 में, तो खाद्यान्न की कमी हो गई। तो अब जनता वहाँ से भड़की थी, यहाँ से सेना भड़क गई थी, और इन सारे कारणों से क्या हो गया, रूस की जनता में आक्रोश पैदा हो गया। तो अब बात करते हैं इस सारे के परिणाम क्या हुए, रूस की क्रांति जो हुई उसके क्या परिणाम हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक परिणाम की। तो इसका पहला ये परिणाम हुआ कि राजतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया। रूस में पूंजीवाद व उपनिवेशवाद के स्वाभाविक विरोध के कारण उपनिवेशवाद शोषण से मुक्त हो गया, यानी जो रूस था वो
औपनिवेशिक शोषण से पूरी तरह से मुक्त हो गया। इसके अलावा एक फ़ायदा और हुआ कि जर्मन के साथ जो एक संधि की गई थी, वो संधि को प्रथम विश्व युद्ध से रूस क्या किया, उस संधि से अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक परिणाम की। तो आर्थिक परिणाम में भी इसके कई आर्थिक परिणाम निकले, जैसे रूस में उत्पादन एवं वितरण के संसाधन पर राज्य का नियंत्रण हो गया। यानी अब जितने भी संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, उस पर सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण था, राजा का नहीं था। रूस अब आत्मनिर्भर बनने लग गया था, वो आत्मनिर्भर की दिशा में चलने लग गया था। इसके अलावा रूस जो था वो नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से आर्थिक विकास करने के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी से दुष्प्रभावित नहीं हुआ। यानी उस समय क्या हुआ था, वैश्विक महामंदी आई थी जिसमें पूरे देशों को इस महामंदी झेलनी पड़ी, लेकिन रूस आत्मनिर्भर था, अपने आप को अलग कर रखा था, इसलिए उसको ये झेलना नहीं पड़ा। इसके अलावा बात करते हैं सामाजिक परिणाम की। तो सामाजिक परिणाम में सबसे पहला जो है वो आता है सामंत व कुलीन वर्ग की समाप्ति। कि रूस में इसका सबसे पहला सामाजिक परिणाम यह हुआ कि जो वहाँ पे जितने भी अमीर वर्ग होते थे, सामंत वर्ग होते थे, वो समाप्त हो गए। चर्च के शासन की समाप्ति, चर्च जो अपनी मनमानी करते थे उसके शासन की समाप्ति हो गई। इसके अलावा वहाँ पे भेदभाव की समाप्ति हो गई। रूस में शिक्षा का प्रसार बढ़ने लग गया था। राज्य द्वारा 16 वर्ष के उम्र तक की आयु को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। और यही नहीं, लैंगिक भेदभाव भी, यानी जो लिंग के तौर पर, जेंडर के तौर पर भेदभाव करते थे, वो भेदभाव भी समाप्त हो गया। तो इस तरह से देखा जाए इसके कई अच्छे परिणाम हुए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।